नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज बच्चों हम तृतीय वर्ष इतिहास के पेपर फर्स्ट में और यूनिट 4 का टॉपिक 1818 की संधियां राजपूत राज्यों के साथ, इसके कारण क्या थे और इसके लिए पर पृष्ठभूमियाँ क्या बन रही थी। तो अंग्रेज़ों के साथ 1818 की संधियों के क्या कारण रहे हैं, उस पर आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। 1818 की संधियाँ, इस सब के कारणों से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, क्या परिस्थितियाँ रही है संधि से पूर्व राजपूत राज्यों की, और फिर संधि के अंग्रेज़ों के साथ संधि करने के कारण क्या रहे हैं। इन कारणों में हम राजपूत राज्यों की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे, आर्थिक दुर्दशा या आर्थिक स्थिति का वर्णन करेंगे। तीसरा बिंदु राजपूत शासकों और सामंतों के आपसी झगड़ों पर हम प्रकाश डालेंगे। चौथा बिंदु है आपसी झगड़े और मराठों का वर्चस्व, और पांचवा है सामंतों का बढ़ता हुआ प्रभुत्व, जिनकी वजह से 1818 की संधियां यहाँ के राजपूत राज्यों ने ब्रिटिश शासन के साथ या अंग्रेज़ों के साथ की थी। तो सबसे पहले हम 1818 की संधि से पूर्व की क्या परिस्थितियाँ रही है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमें जानकारी है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, और उसकी मृत्यु के बाद ही मुगलों की वैभवशाली सत्ता पतन के मार्ग पर चल पड़ी थी। मुगलों के पराभव का प्रभाव संपूर्ण भारत की राजनीति पर पड़ा था। मुगलों की केंद्रीय सत्ता का अंकुश हटते ही शासकों ने स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना आरंभ कर दिया। तो राजपूताना में भी राजपूत शासकों पर मुगलों का नियंत्रण लगभग समाप्त हो गया था, और राजपूत शासक स्वतंत्र शासकों की भांति राज्य करने लगे थे। इसके परिणाम स्वरूप शासकों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं तथा कुलीन प्रतिस्पर्धा ने उनके राज्यों में अराजकता का वातावरण स्थापित कर दिया था। राजपूत राज्यों में सत्ता तथा जागीर के लिए गृह कलह शुरू हो गए थे, और उन गृह कलहों ने विकराल रूप धारण कर लिया था। यहाँ तक कि अपने ही सगे संबंधियों और भाइयों का रक्त बहाने में भी उन्हें संकोच नहीं होता था। और इस प्रकार अपने आपसी झगड़ों में उन्होंने मराठों की सहायता ली, पिंडारियों की सहायता ली, पड़ोसी मित्रों की या अन्य शासकों की भी सहायता ली, जिससे राजपूताना में मराठों के प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त हुआ था, और धीरे धीरे मराठों ने राजपूताना में अपने पैर फैला लिए थे। ये हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में, मराठा प्रभुत्व के बारे में चर्चा की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान की ये रियासतें पूर्णतः निर्बल हो चुकी थी, और अपने आपसी झगड़ों में उन्होंने मराठों को सहायता के लिए आमंत्रित किया, और इस तरह से राजस्थान की राजनीति में मराठों का प्रवेश हुआ, और धीरे धीरे मराठों ने राजस्थान में अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित कर दिया था। अब मराठे पिंडारी ऐसा है राजस्थानी राज्यों को लूटने लगे थे। राजस्थानी राज्य इस लूट खसोट को मूर्ख दर्शक की भांति देखते रहे थे, और ये सारी स्थिति लगभग 80 वर्षों के तक यहाँ पर चलती रही थी। और इस अंधकारपूर्ण युग में राजस्थान में अराजकता, लूट खसोट, आर्थिक विनाश, नैतिक पतन, इन सब का तांडव हमें यहाँ पर दृष्टिगोचर होता रहा है। और मराठों की जो दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मांग थी, उससे भी दुखी होकर राजपूत शासकों ने अन्य शक्ति की तलाश कर ली थी, और ऐसी स्थिति में उन्हें नवोदित अंग्रेज शक्ति में अपनी उम्मीद दिखाई दी, क्योंकि राजपूत शासकों को किसी संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता थी।
अब उन्हें ये लगता था कि किसी न किसी का संरक्षण पर रहे, तो ये जो आपसी संघर्ष है वो नहीं होगा, उससे हम बच जाएंगे। तो ये सारी एक पृष्ठभूमि के रूप में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है संधियों के संपन्न होने से पूर्व की ये जो परिस्थितियाँ थी। अब हम देखेंगे कि अंग्रेजों के साथ संधि के क्या कारण थे, क्यों राजपूत राज्य अंग्रेजों के साथ संधि करना चाहते थे और क्यों अंग्रेज भी उन परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहते थे। तो पहला बिंदु है राजपूत राज्यों की राजनीतिक स्थिति। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजपूत राज्यों की राजनीतिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की केंद्रीय सत्ता पतनोन्मुख हो चुकी थी। मुगलों का नियंत्रण राजपूत राज्यों पर समाप्त हो गया था और जिसके फलस्वरूप उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाएं बढ़ने लगी थी और आपसी संघर्ष का रूप धारण करने लगी थी। ये सारी बातों की वजह से आपस में इनके बीच में लूट खसोट, संघर्ष, युद्ध ये सब बढ़ते जा रहे थे और उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मांगों ने राजपूत राज्यों को विवश कर दिया था कि वे किसी भी प्रकार से मराठों से छुटकारा पाएं और अन्य किसी शक्ति का संरक्षण प्राप्त करें। तब उन्हें अंग्रेजों के अलावा और कोई नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरा बिंदु है आर्थिक स्थिति का। राजपूताना के हम देखते हैं कि प्राय सभी राज्य मराठों के हस्तक्षेप के शिकार हो गए थे और यदि इसमें बीकानेर और जैसलमेर ये 2 राज्य ऐसे थे जो मराठों के आक्रमण से बचे रहे थे। मराठे चौथ, टांके अथवा अन्य तरीकों से मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, कोटा, बूंदी इन राज्यों से धन की वसूली करते रहते थे। इसके अतिरिक्त वचन के अनुसार रकम वसूलने के उद्देश्य से भी राज्यों पर कड़ी दृष्टि रखने के लिए अपने अधिकारियों को भी यहाँ पर नियुक्त करते थे। तो मराठों की स्थायी सेना राजपूताना में नहीं रहती थी, लेकिन प्रमुख मराठा सेनानायक समय समय पर वायदे के अनुसार धनराशि वसूलने आते रहते थे और धन की अदायगी न होने पर राज्यों पर धावा बोलते थे। तो इन सब की वजह से राज्यों की आर्थिक दुर्दशा और ख़राब होती जा रही थी और उसका जो प्रभाव है वो शासन पर भी पड़ने लगा था। न यहाँ पर उपजाऊ भूमि रही थी, न कोई विशेष व्यापार रहा था और लूटमाट की वजह से, आक्रमणों की वजह से आर्थिक स्थिति भी अब तक शोचनीय हो गई थी। तो मराठों की कभी न खत्म होने वाली मांगों ने राजपूत शासकों को पूर्णतया परेशान कर दिया था, त्रस्त कर दिया था। निर्बल शासकों के समक्ष और कोई विकल्प नहीं था कि वे या तो मराठों को धन देते रहें और मराठों को धन देने से इनकार करें, ये इनके पास विकल्प नहीं बचा था। ये सत्य है कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से मराठों को कभी भी धन की अदायगी नहीं की, लेकिन मराठों के सैन्य बल के समक्ष इन शक्तिहीन राजपूत शासकों ने हमेशा घुटने टेके रहे और समय व्यतीत होने के साथ मराठों का अपमानजनक व्यवहार राजपूत और सामान्य जनता को झेलना मुश्किल हो रहा था। इसलिए स्वयं को मराठों के दमन से बचाने के लिए राजपूत शासकों ने ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार करने का निश्चय किया। तीसरा बिंदु है राजपूत शासकों तथा सामंतों के आपसी झगड़े। राजपूत नरेशों और सामंतों के आपसी झगड़े, इसका मुख्य कारण भी वही है कि मुग़ल सत्ता कमज़ोर हो चुकी थी और जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, चाहे वो शासक हैं या उनके अधीनस्थ सामंत हैं, वो भी एक तरह से निश्चिंत हो गए थे और उस निश्चिंतता में वो अपनी सीमाओं का विस्तार, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में लग गए थे। तो इनके बीच में संघर्ष निश्चित ही था, अवश्यंभावी था। तो राजपूत शासकों और सामंतों के आपसी संबंध मुगल संरक्षण से पूर्व कुलीय और सम्मानीय भावना पर आधारित थे। मुगल काल में राजपूत शासकों ने अपने सामंतों की जो उपेक्षा करना शुरू कर दिया था और उनकी परंपरागत शक्ति का दमन करना आरंभ कर दिया था।
क्योंकि मुगल सम्राट की सैन्य शक्ति पर सामंतों को कुचल हो सकते थे। अतः मुगल काल में राजपूत सामंतों के अधिकारों का काफ़ी हनन हुआ था, लेकिन मुगल सत्ता के पराभव के साथ ही सामंतों ने भी राजपूत शासकों के प्रति असहयोग का व्यवहार अपना लिया। मराठों के हस्तक्षेप के कारण सामंतों की क्षीण होती शक्ति को पंख लग गए थे। इसके परिणाम स्वरूप राजपूत शासकों और सामंतों के मध्य वैमनस्य का वातावरण स्थापित हो गया था। सामंतों ने भी अपने शासकों के विरुद्ध मराठों की सैन्य शक्ति को क्रय करना आरंभ कर दिया और इस तरह से हम देखते हैं कि 1788 में मेवाड़ के सलुम्बर रावत भीम सिंह जी ने तुकोजी होलकर से मदद मांगी थी। इसी तरह से 1794 ईस्वी में जोधपुर के शासक भीम सिंह और उनके सामंत पोखरण के ठाकुर सवाई सिंह ने के मध्य भी तनाव उत्पन्न हुआ था। तब सामंत सवाई सिंह ने मराठा सरदार लकवा दादा को जोधपुर पर आक्रमण के लिए बुलाया था। इसी प्रकार 1795-96 में जयपुर नरेश और उसके शेखावत सामंतों के बीच आपसी कलह उत्पन्न हुआ, तो शेखावतों ने भी मराठों के यूरोपियन सेनानायक जॉर्ज टॉमस को सहायता के लिए आमंत्रित किया। तो ये जो चीज़ें थीं उसकी वजह से सामंतों ने अपने शासकों के विरुद्ध मराठा सहयोग से राज्य की जड़ों को खोखला करना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरी तरफ राजपूत शासकों ने भी अपने विद्रोही सामंतों को मराठों के बल पर दबाने का प्रयत्न किया। ऐसे उदाहरण हमें जयपुर के शासक पृथ्वी सिंह के संबंध में भी मिलते हैं, जब वो बाल्यावस्था के कारण तथा राजमाता चुंडावत जी के निर्बल शासन का प्रभाव सामंतों पर पड़ा, जिसके कारण नाथावत और राजावत सरदारों में आपसी झगड़ा बढ़ गया। शेखावत सरदार भी विद्रोह करने लगे। तब राजमाता ने सिंधिया से सेनानायक की मदद से इन सामंतों को कुचलने का प्रयत्न किया। तो इस प्रकार मराठों के सहयोग के परिणाम स्वरूप, चाहे वो जयपुर है, मेवाड़ है या अन्य जगह के जहाँ भी सामंतों के और शासकों के बीच आपसी संघर्ष हमें दिखाई देते हैं, तो वहाँ इनके सहयोग से वो एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। ये जो स्थिति थी उनसे बचने का भी बस एक ही तरीका था कि वो और शक्तिशाली सत्ता से सामंजस्य स्थापित कर लें, और इसके लिए जो आर्थिक दुर्दशा के कारण सामान्य जनता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, शासकों, सामंत और जनता के मन में परस्पर धीरे धीरे विश्वास समाप्त हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में शासकों के लिए जनता व सामंतों से कोई स्नेह शेष नहीं रहा था और राजपूत शासकों ने मराठों के चंगल से मुक्त होने के लिए इधर उधर प्रयत्न करना आरंभ कर दिया था और उन्हें ब्रिटिश शक्ति से सहायता और संरक्षण की उम्मीद तब जगी थी। तो इनके जो आपसी झगड़े थे राजपूत और शासकों के बीच, सामंतों के बीच, वो भी कभी समाप्त नहीं हो सकते थे। मराठा दोनों तरफ से सहयोग करके एक दूसरे के विरुद्ध धन लूटते थे। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश शक्ति से सहायता की ही इन्हें उम्मीद बची थी। इसके अलावा मराठों का जो वर्चस्व बढ़ रहा था वो भी एक महत्वपूर्ण कारण हमें दिखाई देता है। मराठों का जो बढ़ता हुआ प्रभुत्व था, मराठों का बढ़ता हुआ प्रभुत्व इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये किसी भी तरह से यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करे हुए थे। मुगलों की केंद्रीय सत्ता का अंकुश हटते ही जब राजपूत शासकों ने स्वतंत्र शासकों की भांति शासन आरंभ किया तो वे अपने पड़ोसी राज्य और सामंतों की भूमि को हड़पने का प्रयास करने लगे थे, क्योंकि मुगलों की तरफ से प्राप्त होने वाली आय समाप्त हो चुकी थी और अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से पड़ोसियों के राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और अपनी सर्वोच्चता मनमाने की चेष्टा भी करने लगे। जैसा जयपुर के सवाई जयसिंह ने
बूंदी राज्य पर अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। जोधपुर के राजा अभय सिंह ने बीकानेर पर चढ़ाई की। इसके अतिरिक्त सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष ने राज्यों को और अधिक निर्बल कर दिया था। जोधपुर के अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राय सिंह तथा अपने चाचा भक्त सिंह के मध्य आपसी संघर्ष ने राज्य में अव्यवस्था फैला दी थी। इसके बाद विजय सिंह और राय सिंह के मध्य दीर्घ समय तक आपसी संघर्ष चला, जिससे जोधपुर राज्य की जड़ों को खोखला कर दिया था। जोधपुर की भांति ही मेवाड़ में भी महाराजा हरि सिंह और उनके भतीजे रतन सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष ने मेवाड़ के दुर्भाग्य को आमंत्रित कर दिया था। इन आपसी संघर्षों में मराठों ने अपनी सैन्य शक्ति के बलबूते पर सभी सत्ता के दावेदारों से बहुत सारी रकम वसूली थी। इसके अतिरिक्त धन न मिलने की स्थिति में मराठा सरदार उन पर आक्रमण करके राज्यों में लूट खसोट करते थे। ऐसी स्थिति में राजपूत राज्यों को अंग्रेजी संरक्षण की तरफ बाध्य होना पड़ा, क्योंकि मराठों का जो वर्चस्व सब ओर से बढ़ रहा था, उस पर रोक लगाने के लिए यही एक मात्र तरीका बचा था। इसके अलावा सामंतों का बढ़ता हुआ वर्चस्व, यद्यपि हम देख रहे हैं कि राजस्थान में मराठों के बढ़ते हुए हस्तक्षेप के कारण यहाँ के शासकों और सामंतों के आपसी संबंधों में परिवर्तन आ गया था। मुगल संरक्षण स्वीकार कर राजपूत शासक सामंतों की उपेक्षा करने लगे थे, उनकी शक्ति को वो कुचल सकते थे। मुगल काल में सामंतों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। मुगल सत्ता के केंद्रीय पराभव होने से सामंती शक्ति बढ़ने लगी थी। मराठों के राजस्थान में प्रवेश ने सामंतों के विशेषाधिकार को बढ़ाया। मराठों की धन लोलुपता ने भी इन सामंतों को नियंत्रित और अनुशासनहीन बनाने में सहयोग प्रदान किया। इस तरह सामंत दिन प्रतिदिन प्रबल होते जा रहे थे। प्रत्येक राज्यों में सामंतों की गुटबंदियां बढ़ती जा रही थी। उनकी आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण राज्यों में अव्यवस्था तथा अराजकता फैल रही थी। इस तरह बढ़ती हुई सामंतों की शक्ति से विद्रोह होने लगे थे। सामंतों के बढ़ते हुए उत्कर्ष ने या प्रभुत्व ने अपने शासकों के समक्ष प्रशासनिक और सैनिक संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर दी थी। राजपूत सामंतों ने धन देकर अपने शासकों के विरुद्ध मराठों से सैनिक सहायता लेना आरंभ कर दिया। तो ऐसी परिस्थितियों में राजपूत शासकों के सामने कंपनी से संधि करके अपनी सुरक्षा पाने के अलावा भी कोई उपाय नहीं बचा था। राजपूत राज्यों की सीमा पंजाब, सिंध, मध्य प्रांत और उत्तर प्रांत गुजरात से जो लगती थी, ये कंपनी के अधीन क्षेत्रों को राजनीतिक खतरे से बचाने के लिए रियासती शासकों से संधि करना भी इनके लिए आवश्यक हो गया था। साथ ही कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों समझौता करना चाहती थी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने विस्तार क्षेत्र के कारण धन अत्यधिक मात्रा में खर्च हो चुका था। इनकी स्थिति शोचनीय बनती जा रही थी। कंपनी द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु राजस्थान से उत्पादित वस्तुओं से लाभ कमाने हेतु संधि करने हेतु उन्हें प्रेरित हो रहे थे। इस संधि से व्यापार और वाणिज्य मार्ग पर भी उनका नियंत्रण कायम हो सकता था। और इस सारी वजह से लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत में कंपनी सरकार की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था और उसका मानना था कि मराठा, पिंडारी, सिंधिया इनका दमन कर राजपूत राज्यों को कंपनी के संरक्षण में लाना चाहिए और कंपनी द्वारा राजस्थान से संरक्षण करने से कंपनी की सुरक्षा और साधनों में भी वृद्धि होगी। और इस तरह से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूत राज्यों से संरक्षण नीति को लागू करने की योजना बनाई।